हेलो एवरीवन, आज है 2 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, जिसको हम सेल के नाम से भी जानते हैं। सरकारी कंपनी है ये और 50% से भी ज़्यादा गिरावट दिखा चुका है ये कंपनी का शेयर। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भैया जब ये शेयर इतना नीचे टूट चुका है तो मौका बन रहा है कि नहीं बाइंग का, और अगर बनेगा तो कौन से लेवल पर बनेगा। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखो भैया, जो गिरावट आई है सेल के शेयर में उसका सबसे पहला रीज़न है वो ये है कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस। तो ये ग्लोबली जब भी कोई चीज़ होती है ना, उसका सबसे पहले जो इम्पैक्ट पड़ता है वो मेटल सेक्टर पर पड़ता है। तो वहां से इस गिरावट की शुरुआत हुई और तब से ये शेयर लगातार टूट रहा है। और अभी हाल फिलहाल में भैया सरकार ने टैक्स भी बढ़ाया है, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है, जिसकी वजह से जो थी ही नहीं पहले, अब वो 15% तक लेकर गए हैं। तो जाहिर सी बात है इनको पैसा ज़्यादा चुकाना पड़ेगा। यही वजह थी कि हाल फिलहाल में 75 एक झटके में एक बहुत बड़ी गिरावट भी हमें यहाँ पर देखने को मिली थी। अगर हम बात करें पिछले एक साल की, तो पिछले एक साल में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 45% की गिरावट है। 143 रुपीज़ का शेयर था ये, लगातार टूट रहा है। और जो सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली वो यहां से शुरू हुई। 110 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड करा था। रशिया यूक्रेन क्राइसिस आया, टूट के बिखर गया। सरकार ने भैया बढ़ाई टैक्स, तो हालत और ज़्यादा खराब हो गई। और सिर्फ यहीं पर नहीं, सभी जगह है। चाहे टाटा स्टील की बात करो, टाटा स्टील में भी अगर आप देखो तो यहां पर शेयर 1370 रुपए के आसपास ट्रेड करा था अप्रैल महीने में इसी साल। क्राइसिस आया और बाद में सरकार की ड्यूटी बढ़ाने का, अभी ये 870 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन स्पेसिफिकली बात करेंगे हम सेल के बारे में ही बात करेंगे। तो लार्ज कैप शेयर है, 28,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखें तो 2 करोड़ से भी ज्यादा के हैं। बड़ी क्वांटिटी में शेयर इसके ट्रेड होते नजर आ रहे हैं। 65% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। प्रमोटर कौन है? सरकार है। ये डूबने वाली कंपनी कतई नहीं है, ठीक है। एक भी शेयर गिरवी नहीं है सरकार का। लेकिन साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि ये वो कंपनी भी नहीं है कि जहां पर आप ये सोचो कि आप आज आपने पैसा लगा दिया और 5 साल तक आप इसको भूल गए। जी नहीं, यहां पर नीचे खरीदने के मौके बनते हैं। अगर तेजी आती है तो पहली चीज ये करो कि बेचो और भाग जाओ। जब वापस नीचे की तरफ टूटे दोबारा खरीदारी के मौके बनेंगे। दोबारा जब तेजी आएगी बेचो और भाग जाओ। तो वही वाले मौके यहां पर बनते नजर आएंगे। लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी ये नहीं है। यहां पर अगर हम बात करें सेल को लेकर, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अगर आप देखो तो 100% लोग कह रहे हैं कि खरीदारी करो। डेफिनेटली मुझे लगता है कि अब मौके बन सकते हैं बाइंग के, लेकिन कहां पर वो भी डिस्कस करेंगे वीडियो में आगे। यहां पर अगर आप देखो तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो सबसे हाईएस्ट रहा है फाइनेंशियल ईयर 2022 में। जो रेवेन्यू 60,000 करोड़ का था 2020 में, वो आज 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा पहुंच चुका है। तो बहुत बड़ा जंप आया है एक ही साल में। और प्रॉफिट भी एक साल में बहुत बड़ा जंप है। जो प्रॉफिट 1,926 करोड़ का था वो इंक्रीज होकर 3,680 करोड़ रहा, लेकिन अब 11,825 करोड़। तो प्रॉफिट में ही 5 से 6 गुना की तेजी देखने को मिली है हमें। यहां पर 5 गुना तेजी देखने को मिली है ऑलमोस्ट। तो भैया बहुत तेजी से इनके प्रॉफिट बढ़े जरूर है। लेकिन सरकार का जो फैसला अभी हाल फिलहाल में आया है, जो इन्होंने इम्पोज ड्यूटी बढ़ाई है, इंपोर्ट ड्यूटी जो बढ़ाई है सरकार ने, उसकी वजह से कहीं ना कहीं इनके मार्जिन पर असर पड़ेगा। इनके जो प्रॉफिट्स है वो कम होते नजर आएंगे आपको। खरीदारी करने का सही मौका भी कुछ ओवरबोट जोन में नहीं है और कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। और अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर जरूर है। अगर मैं आपको डिविडेंड के बारे में दिखाऊं तो 2022 में अभी 2.5 रुपए का इन्होंने डिविडेंड पे किया है। इससे पहले पिछले साल 4 रुपए का इन्होंने डिविडेंड पे किया था नवंबर में। सितंबर में 1 रुपये 80 पैसे, फिर 1 रुपए का डिविडेंड पे किया था। लेकिन 2020 में इन्होंने डिविडेंड पे नहीं किया था। जो डिविडेंड पे करना शुरू किया, अच्छा वो पिछले 2 साल से ही करना शुरू किया है। तो ये कहना कि भैया बहुत अच्छा पे कर रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। बोनस की बात करें तो बोनस नहीं है। स्प्लिट की बात करें तो वो भी नहीं है। सेल को लेकर अगर हम देखें यहां पर, तो लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बना है। रीजन क्या? क्योंकि अगर मैं आपको 10 साल का इनका ग्राफ दिखाऊं तो 10 साल का ग्राफ आपको ऊपर की तरफ ज्यादा नजर नहीं आ रहा है। वो नजर आ रहा है काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन्स वाला पिरामिड बनते नजर आ रहे हैं यहां पर। और एक चीज ये भी कहूंगा कि इस पिरामिड में जब शेयर नीचे जाता है खरीदारी के मौके हैं, फिर तेजी आती है, फिर नीचे ये जाता है, फिर तेजी आती है, फिर जाता है ये नीचे। और जब भी ये टूटना शुरू होता है तो भैया छोटी मोटी गिरावट नहीं, बड़ी गिरावट दिखाता है।
और इस बार तो ये काफी ऊपर जा चुका था। तो जाहिर सी बात है अभी जब टूटना शुरू हो रहा है तो ये लगातार टूटेगा, अभी भी थोड़ी बहुत गिरावट आपको देखने को मिल सकती है यहाँ पर अगर मैं सेल को लेकर बात करने जाऊं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो काफी सस्ता है ये, 2.36 का पी है, जो काफी लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है खरीदारी के लिए, क्योंकि जो सेक्टर पी है वो 11 का, मतलब सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर अवेलेबल है अभी। 55% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो यहां पर, 55%। मेरी भी बाइंग की रिकमेंडेशन है, लेकिन इस प्राइस पे नहीं है। मुझे लगता है कि जब भी इसमें तेजी बनी है, जब भी कोई बहुत बड़ी रफ्तार बनी है, तो लंबे समय के लिए शेयर टूटा है। इससे पहले भी जब तेजी बनी थी लंबे समय के लिए शेयर टूटा था यहाँ पर। अब दोबारा तेजी जब बनी थी यहाँ पर इतनी सारी, तो अभी थोड़ा और करेक्शन फर्दर देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारी खबरें साथ में आई है। चाहे हम बात करें तो देखो ऑलरेडी काफी बड़ी रफ्तार थी, तो जाहिर सी बात है पहला जो आया वो प्रॉफिट बुकिंग था, दूसरा जो आया वो रशिया यूक्रेन क्राइसिस था, तीसरा जो आया वो इन्फ्लेशन की वजह से आया, चौथा जो आया वो मार्केट खुद ही गिरावट में था, और पांचवा जो आया वो सरकार ने भैया बढ़ाई इनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी। तो एक साथ कई सारे झटके महसूस हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है टूटना लाजमी है ये। और राकेश झुनझुनवाला जी की अगर हम बात करें तो उन्होंने सेल में खरीदारी करी जरूर, लेकिन लगातार बिकवाली भी करी और प्रॉफिट लेकर निकल भी गए। वो यहां से काफी बड़ा प्रॉफिट लेकर वो निकले भी हैं सेल में। अब उनकी जो होल्डिंग है जो काफी ज्यादा हुआ करती थी, अब वो बहुत कम है। अगर मैं उनकी बात करूं तो इसके बारे में पहले भी आपको चीज बता चुका हूं कि कितना बड़ा गेम खेला था इन्होंने। यहां पर अगर आप देखो तो ड्यूरिंग द जनवरी एंड मार्च क्वार्टर उनकी जो होल्डिंग है वो 1% से भी कम है, ठीक है। अगर आप अर्लियर देखें तो राकेश झुनझुनवाला हैड कट डाउन द स्टेक इन कंपनी फ्रॉम 1.76%। पहले इनकी जो होल्डिंग थी वो 1.76% थी, वो कट डाउन होके उन्होंने करीब 1.09%, और वो हुई थी दिसंबर में, ठीक है। और अभी उनके पास उससे भी कम है, क्योंकि कंपनी ने फाइल नहीं किया है कि झुनझुनवाला जी के पास होल्डिंग है, क्योंकि कंपनी उन्हीं लोगों का नाम फाइल करती है जिनकी होल्डिंग 1% से ज्यादा होती है। तो राकेश जी के पास जो होल्डिंग है वो 1% से भी कम है, और बहुत ही कम वक्त में इन्होंने इतनी सारी बिकवाली करी है। 1.76% से 1% से भी कम पर ये आ चुके हैं। इससे पहले 2% की होल्डिंग इनकी हुआ करती थी, काफी ज्यादा होल्डिंग थी। यहां पर अगर आप देखो तो राकेश झुनझुनवाला अलॉन्ग विद वाइफ रेखा झुनझुनवाला कलेक्टिवली होल्ड 0.81% स्टेक in this PSU metal stock according to the shareholder data available on सेल वेबसाइट। अगर उनकी बात करें तो उनकी जो होल्डिंग थी वो 2.03 करोड़ इक्विटी शेयर्स आप कह सकते हो वो रेखा झुनझुनवाला जी के पास है, और ये डेटा जनवरी का है, ठीक है। तो धीरे धीरे अपनी स्टेक वो यहां पर कम कर रहे हैं। तो पहली चीज तो भैया उन्होंने जब था मैं सस्ता था खरीदारी करी, धीरे धीरे बिकवाली करना शुरू किया जब ये ऊपर की तरफ गया, और लगातार बेच भी रहे हैं इसको। तो पहली चीज ये कि भैया अगर आप किसी भी बड़े इन्वेस्टर को कॉपी कर रहे हो तो ब्लाइंडली कॉपी मत करो, क्योंकि जनरली जब वो खरीदारी करते हैं तो उसका डेटा हमारे पास आता है बड़े लंबे दिनों बाद आता है, और जब वो बेच देते हैं तो पता तब चलता है जब क्वार्टरली रिपोर्ट सामने आती है। उनके बेचे हुए 1 महीने 2 महीने हो जाते हैं कभी कभी। तो यही कहूंगा आपसे कि कंपनी के परफॉर्मेंस पे आपकी नजर होनी चाहिए, और आप एक क्लियर माइंडसेट के साथ जाने चाहिए कि आपको यहां पे लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी ये है या शॉर्ट टर्म का। सेल लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी नहीं, आप ग्राफ देखोगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सेल्स शॉर्ट टर्म का खिलाड़ी है, नीचे की तरफ जाएगा खरीदारी के मौके हैं, ऊपर की तरफ जाएगा बेचो और भाग जाओ। तो अभी के लिए सेल मेरे हिसाब से अभी थोड़ी और फर्दर गिरावट आ सकती है। तो पहली चीज है कि बाइंग का मौका अभी मुझे नजर नहीं आ रहा है, और जो अगर आएगा भी जो मौका वो 60 रुपए 50 से 60 रुपए के बीच में होगा वो, ठीक है। अब काफी लोग बोलेंगे कि अच्छा इतना नीचे तो कभी नहीं जाएगा, ठीक है भैया ना जाए, लेकिन ऐसे कंपनी को ऐसी सिचुएशन में मत चुनो जो काफी अनसर्टेन वाली सिचुएशन हो। जैसे कि मेटल स्टॉक डेफिनेटली भैया जो भी ग्लोबल सिचुएशन होती है उसमें सबसे ज्यादा टूटते हैं, तो रिस्क वहां पर लेने की जरूरत नहीं है। अच्छी कंपनी को चुनो उस वक्त। अगर ये कंपनी तभी खरीदो, ऐसी कंपनी जब वो काफी सस्ते मिल रहे हो, तब रिस्क लिया जा सकता है। जब वो महंगे हो तब कभी रिस्क नहीं लेना चाहिए यहां पर, सिर्फ किसी को फॉलो करके। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर कर, चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।